पढ़ के करना क्या है? पढ़ाई तो डिग्री तो है ही इसलिए कि लड़की को अच्छे रिश्ते मिल पाए। 11वीं में लगभग 1.5 महीने के लिए मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। एक तरफ अपने आप को कॉलेज में एज़ लीडर देखते हो, एक तरफ आप घर में चाय बनाकर किसी को सर्व करने जा रहे हो, तैयार होकर जा रहे हो। एक जिद रखें, एक जुनून रखें, एक आग रखें जो आपको जलाती रहे, एक ऐसी आग जो आपको कभी ना सोने दे। मेरा बच्चा 1 महीने का था जब मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था। वो 6 महीने का था जब मेंस लिख रही थी। उसके बर्थडे के आसपास मेरा इंटरव्यू था। आज से 4 दशक पहले राजस्थान के कठौती गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। एक ऐसे हालात में जब बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता था और उस बेटी ने सपने देखे अपने पाँव पर खड़ा होने के, उस बेटी ने सपने देखे अपने सपनों को पूरा करने के। उस बेटी की कहानी लेकर मैं आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निधि चौधरी, महाराष्ट्र काडर की आईएएस ऑफिसर 2012 बैच से। मेरा जन्म जिन हालातों में हुआ था, मेरी माँ 19 साल की थी जब मैं पैदा हुई थी। मेरे जन्म होने से पहले मेरे पिता ने अपने दोस्त से एक वादा कर लिया था कि अगर उन दोनों के बेटा या बेटी हुए, बेटा बेटी हुए, तो वो अपनी दोस्ती को एक संबंध में बदल देंगे। आज की जनरेशन के लिए, आज की पीढ़ी के लिए शायद ये बड़ा फिल्मी लगता हो कि किसी के जन्म से पहले पिता का इस तरह से दिया गया वचन क्या भूमिका रख सकता है किसी लड़की की के जीवन में। बट मेरे सामने ये केस, ये वचन, ये प्रॉमिस मेरे पिता का 12वीं में मैं जब पढ़ रही थी तब सामने आकर खड़ा हो गया था। अंकल जी की ट्रांसफ़र भी हमारे ही कस्बे में लाडनू में पीडब्ल्यूडी में जेई करके उनकी हो गई थी। मेरे पापा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जेई करके काम कर रहे थे और अब बात आ गई थी अपने वचन को पूरा करने की। सुरेश मुझसे 1 साल छोटा भी था और जूनियर भी था पढ़ाई में भी। लेकिन पिता का दिया हुआ वचन था और मैं राजस्थान के काफ़ी डोमिनेंट, सोशली डोमिनेंट कास्ट से आती हूँ, एग्रेरियन कास्ट से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ और जहाँ अगर वचन दे दिया तो वचन दे दिया। काफ़ी डिलेमा में थे। घर पर डेली कांस्टेंट डिस्कशंस, डिबेट, पढ़ाई करनी है या सगाई करनी है और कई बार ये सुझाव दिया जाता कि सगाई कर दो, लड़के के परिवार वाले निर्णय लेंगे आगे पढ़ना है या नहीं करना है। पढ़ के करना क्या है? मतलब पढ़ाई तो डिग्री तो है ही इसलिए कि लड़की को अच्छे रिश्ते मिल पाए। लेकिन मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। आई वॉज अ टॉपर। मैं 10th में मैंने टॉप किया था। टॉप करने के बाद मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में एक मॉपेड दे दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि उस छोटे से कस्बे लाडनू में मैं अकेली लड़की थी, पहली लड़की थी जो मॉपेड राइड करके 11th-12th में जाती थी। इस कस्बे में सड़कें जो है डामर की कोलतार की सड़कें नहीं थी, पट्टियों में सड़कें थी। राजस्थान में जोधपुर का पत्थर जो है उसमें पट्टियाँ होती है और आधी पट्टी, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 7 पट्टी, 7.5 पट्टी, इस तरह से गलियों के नाम थे और उन पर से मॉपेड चलाना लड़कों के लिए भी, आदमियों के लिए भी बड़ा मुश्किल था। पर मेरे पिता एक तरफ जो अपने वचन से भी बंधे हुए इंसान है, जो समाज की परिस्थितियों से बंधे हुए इंसान है, अपनी बेटियों को इस तरह के मौके भी दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा जीवन जो है बहुत ही आयरॉनिकल रहा है, बहुत विविधापूर्ण रहा है और इसमें मैं मॉपेड से जब 11th-12th में जाती हूँ, साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, अकेली लड़की हूँ जो मैथ्स का जिसने सब्जेक्ट लिया है उस स्कूल में, बेवजह बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती हूँ अपनी स्कूल के लिए और वही लड़की 11वीं में लगभग 1.5 महीने के लिए मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। गाँव मेरा बाल संबंध है। मेरी माँ, हम दोनों बहनें, भाई, हम सबको वहाँ ले जाके कि नहीं खेती सीखनी है। गायें, बकरियाँ, भैंसें जो हमारे सभी के घरों में, गाँव में थी तो उनको हमें चराना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था। तो ये सिखाओ क्योंकि ये हमारी कौम का मूल काम है, तो ये तो हर बेटी को आना ही चाहिए, तो ये सिखाना है। और ये भी निश्चित नहीं था कि 11th पूरी होगी क्या।
ये सब उस डिलेमा में, जब कहीं एक तरफ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मोपेड राइड कर रहे हो, यू रियली टेकिंग पार्ट इन स्पीच डिबेट एंड एवरीथिंग, एंड यू राइटिंग, आपकी कविताएं छप रही है, आपकी कहानियां छप रही है, एट द सेम टाइम आप पढ़ भी पाओगे क्या? एट द सेम टाइम 12वीं में आपकी शादी के लिए ऑलमोस्ट आपके पिता हाँ भर चुके होते हैं। 12वीं के बाद कॉलेज के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं मैथ्स कंटिन्यू नहीं करूँगी, जबकि मैं टॉपर थी अपने डिस्ट्रिक्ट में। बावजूद इसके ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं मैथ्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ, मैं हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ। बिकॉज़ एक एसडीएम आए थे मेरे स्कूल में एक अवार्ड फंक्शन में, और उन्होंने एक अच्छा स्पीच दिया। उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छी है, और पब्लिक सर्विसेज में जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो प्लेटफॉर्म हमें बहुत समाज के लिए काम करने का मौका देता है, बहुत सारे मुद्दों पर अच्छा काम करने का अवसर देता है। पता नहीं कहाँ से चिंगारी सी उठ गई थी कि नहीं, मैं वही सब्जेक्ट लूँगी जो उन एसडीएम ने लिए थे। सो मैंने डिडवाना बांगड़ कॉलेज से कॉलेज करने का निर्णय लिया। लाडनू से अप डाउन करती थी, बस से आती जाती थी, क्योंकि पहले से ही मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग जैसा सा माहौल था, अननेसेसरी अटेंशन का माहौल था। इट वाज डिफ़िकल्ट। बस में लड़के आगे पीछे बैठे रहते थे, कॉलेज तक जाते थे, घर तक जाते थे। ऐसे माहौल में और भी आपके आसपास के, आपके नेबर्स, आपके पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग सब कहेंगे कि अ, लड़के घूमते रहते हैं, लड़की भाग जाएगी, इसको आप खुद ड्रॉप करने जाया करो, खुद लेकर आया करो। और मेरे पिता जो कभी-कभी अपने वचनों से बंधे हुए दिखते हैं, दूसरी तरफ वो भी दिखते हैं जो कहते हैं नहीं, तुम अपने निर्णय खुद लिया करो। जब हाथी किसी जगह से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। दिस वाज द डायलॉग जो मेरे पापा मुझे हमेशा सुनाते थे, और मैं ये कहती थी मैं हाथी हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल बारीक सी, कमज़ोर सी, उसी समाज में बड़ी होने वाली लड़की हूँ जो अपने मन के स्तर पर बहुत कमज़ोर सी फील करती है जब चारों तरफ से कोई स्टॉक करता है, जब कोई आपका नाम ले लेके पुकारते हैं, या जब आपके घर पे इस तरह के लेटर्स आते हैं, आपके बैग में कुछ लेटर्स डाल दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये जब बता भी रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि भारत में पता नहीं कितनी जगहों पे कितनी बेटियों की पढ़ाई सिर्फ़ इस डर से रोक दी जाती है कि कहीं कोई एक लव लेटर आ गया। माँ-बाप बच्ची के चरित्र पर विश्वास करने की बजाय उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी पढ़ाई रोक देते हैं, उसका कॉलेज बदल देते हैं, उसकी स्कूल बदल देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन सब बेटियों के माँ-बाप उन्हें ये कहे कि तुम हाथी की तरह चलो, कुत्ते भौंकते रहेंगे। और मैं हाथी नहीं थी, बट मुझे हाथी बनना पड़ा, और बनते ही जा रही हूँ। उसके बाद कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए मेरे पास मौका आया। मुझे कहा गया कि मैं स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ूँ। मेरे पिता ने मुझे कहा कि तुम्हारी चॉइस, तुम निर्णय लो। अ, मैंने निर्णय लिया कि मैं लड़ती हूँ। मैं पहली लड़की थी जिसने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जीता अपने कॉलेज में। ये कॉलेज डिडवाना का सरकारी कॉलेज, जो 5 तहसीलों में एकमात्र कॉलेज था उस समय, और हम लगभग 80-90% लड़के थे और हार्डली 10% लड़कियाँ थीं। जो लड़कियाँ थीं उनमें से भी ज़्यादातर एंगेज्ड थी, शादीशुदा थी, और सिर्फ एग्ज़ाम के समय में आती थी। लेकिन मैं थी जो डेली कॉलेज जाना पसंद करती थी, डेली लाइब्रेरी में बैठना पसंद करती थी, पढ़ना पसंद करती थी। पोस्टर कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, इन सब में भाग लेना पसंद करती थी। एट द सेम टाइम उसी समय में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रपोज़ल, कोई ना कोई रिश्ता मेरे, कभी नानी की तरफ से, कभी दादी की तरफ से, कभी मामा, चाचा, कई बार सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, पापा के सीनियर ऑफिसर, एमएलए, मिनिस्टर की तरफ से, हमारी कौम के बड़े लीडर की तरफ से आ जाता था। मेरे पापा की एक तो ट्रांसफ़र इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने वो मना कर दिया था। और ये सब आसान नहीं था, कुछ भी आसान नहीं था। आप एक तरफ अपने आप को कॉलेज में एज़ लीडर देखते हो, एक तरफ आप घर में चाय बनाकर किसी को सर्व करने जा रहे हो, तैयार होकर जा रहे हो, और आप श्योर नहीं हो कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी क्या, आप श्योर नहीं हो कि ये जो सपने आपने बुने हैं वो सपने सच में पूरे होंगे क्या। क्योंकि किसी के लिए भी इस धरती पर कोई नहीं है ऐसा जो ये बता सके कि कल क्या होगा, कल क्या लिखा है आपके जीवन में। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप आज के इस पल में अपनी सारी बाधाओं के बावजूद, अपनी सारी चुनौतियों के बावजूद फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए बैठ जाएं। एक जिद रखें, एक जुनून रखें, एक आग रखें जो आपको जलाती रहे,
एक ऐसी आग जो आपको कभी ना सोने दे, आपके सपने ऐसे जो रात के ना हो, जो दिन में हर नैनो सेकंड में आप जिनको जीने लग जाएँ। मैंने निर्णय लिया ग्रेजुएशन के बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से करने का। जयपुर डिडवाना की उस लड़की के लिए बहुत बड़ा था। ये निर्णय भी आसान नहीं था। वो सब लोग जो कहते थे ये लड़की भाग जाएगी, इंटर कास्ट मैरिज कर लेगी, इंटर रिलीजियस मैरिज कर लेगी, और सबसे बड़ा यही ताना है जो हिंदुस्तान की बेटियों को सुनना पड़ता है। मेरी कौम के लिए तो बोलते भी हैं कि बेटी का वोट हमारी कास्ट में और बेटी भी हमारी कास्ट में। तो इस तरह के डायलॉग है, मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यही चीज़ हर कास्ट में है अमूमन भारत में। और ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था कि मेरा वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के इंग्लिश डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने के बावजूद जॉइन करने की हिम्मत मैं नहीं दिखा पा रही थी, और मेरे घर वाले नहीं दिखा पा रहे थे। बट अल्टीमेटली आई टुक अ कॉल, डिसीजन लिया, घर से 4 कपड़े बांधे एंड जयपुर आई। एक पेइंग गेस्ट में रहने लगी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अपोजिट बापू नगर में। पहली बार घर के बाहर का खाना खाना शुरू किया था। टिफ़िन आता था एक, और डिपार्टमेंट में सारे बच्चे तब तक ग्रुप बना चुके थे, दोस्तियाँ हो चुकी थी लोगों की। जयपुर के बड़े-बड़े कॉलेजेस से ये लड़के-लड़कियाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, स्मार्ट थे, बेहतर थे मुझसे हर मायने में। मैं बहुत अनफिट फ़ील करती थी अपने आप को यहाँ पर। क्लास से बचने के लिए डिबेट्स में ज़्यादा भाग लेने लगी। हिंदी डिबेट्स में राजस्थान भर में बहुत सारी डिबेट्स में भाग लिया। एक के बाद एक लगातार 17 डिबेट्स मैंने मेरे एमए फाइनल ईयर में जीते थे। और जब फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में निधि चौधरी एज़ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये जब डिक्लेयर होता है, मेरे क्लासमेट्स सच में अचंभित थे कि ये कौन है, कब थी, कहाँ थी? बिकॉज़ मैं एक साइलेंट, क्वाइट बैक बेंचर थी अपने 2003-5 के इंग्लिश लिटरेचर के बैच की। इस एक्सटेंट तक कि मैं मेरे उस बैच में से किसी एक व्यक्ति से परिचित तक नहीं हूँ आज। और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज़ द पर्सन हू वाज़ इन द लाइमलाइट इन हर कॉलेज, जो स्कूल में, कॉलेज में एकदम लाइमलाइट में रहती थी, अटेंशन बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में लोग म्यूज़ियम के किसी अजूबे की तरह जिसको देखते थे, ये माइक लेके कैसे बात करती है, ये इसके अखबारों में आर्टिकल कैसे आते हैं, कविताएँ कैसे आती है, कहानियाँ कैसे छपती हैं, वो लड़की यहाँ एकदम भीड़ में गुम हो चुकी थी। मैं हिंदी डिबेट्स जीत रही थी, बट इंग्लिश डिपार्टमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं था। सो मैं टॉप करती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले साल 19 मई 2023 को मुझे वाइस चांसलर ने वो 2 गोल्ड मेडल जो मेरे 2005 के एमए के हैं दिए हैं, और एक गोल्ड मेडल फॉर ओवरऑल टॉप करने का, और दूसरा महिला टॉपर होने के नाते। उस समय मैं 21 साल की हो चुकी थी, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख सकती थी। मैंने एग्ज़ाम लिखना शुरू किया। टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के फाइनल्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सीपीओ एग्ज़ाम, फिज़िकल एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गई। जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ेल हो गई। एमए इंग्लिश किया था, टॉपर थी यूनिवर्सिटी से, बट यूजीसी नेट नहीं पास कर पाई। ये वही लड़की है जिसको नहीं मालूम था कि वो ज़िंदगी की जो सारी जद्दोजहद कर रही है, वो जद्दोजहद सच में क्या रिज़ल्ट देगी। जो हमेशा असमंजस में भी थी, लेकिन वो अपने हर कमज़ोरी पर काम करती रहती थी, मेहनत करती रहती थी। फिर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। आरबीआई का एग्ज़ाम मैंने हिंदी मीडियम से दिया था। सो जब मैं इंटरव्यू में जाती हूँ और वहाँ वेटिंग रूम में लड़के-लड़कियाँ बैठे हैं, वंस अगेन जस्ट लाइक माय एमए इंग्लिश में जो मेरा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ माहेश्वरी सिल्क साड़ी में, टसर सिल्क साड़ी में स्मार्ट खूबसूरत लड़कियाँ अपने लेदर के जो उनके इसमें रखे हुए उनके सर्टिफिकेट्स पे चर्चा कर रही हैं, फाइल्स हैं उनके पास खूबसूरत सी, और उसमें वो चर्चा कर रही हैं उनके बैंक पीओज में सिलेक्शन कैसे हुए हैं। लड़के जो कॉर्पोरेट सूट और टाई में आए हुए हैं, और मैं अपना 20 कलर का कॉटन का सलवार कमीज पहन के आई थी। जयपुर से ओवरनाइट बस में जर्नी करके आई थी, सुलभ शौचालय में मुँह धो के वहाँ पहुँची थी। मैं उस ग्रुप में जितनी देर भी बैठी रही, मुझे ये लगा कि मैं यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। लेकिन हिम्मत करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने गई और इंटरव्यू दिया। मेरा आधा इंटरव्यू, जब तक हिंदी में मुझसे सवाल जवाब किए गए, बहुत अच्छा गया। लेकिन आधे के बाद चेयरपर्सन ने पढ़ते पढ़ते पढ़ लिया कि मैंने
ये भी मेंशन किया है कि मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये लिखा इसलिए था क्योंकि मैं सच में बताना भी चाहती थी कि मैं टॉपर हूँ। मैं लाडनू के छोटे से एक कस्बे से पढ़ के आई थी। डिडवाना के छोटे से कस्बे से आने के बावजूद इस यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकती हूँ। लेकिन चेयरमैन ने कहा कि तुम इंग्लिश लिटरेचर की टॉपर होने के बावजूद हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिखती हो, हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देती हो, अब अगले सवाल तुम्हें इंग्लिश में देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी चेन्नई में पोस्टिंग हो जाती है, तुम आलू नहीं खरीद पाओगी। एंड वो अगले सवाल मुझसे हिंदी में पूछते, इंग्लिश में पूछते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, निजीकरण, ये सब मुद्दे जो हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और विज़े-वी। तो वो जो सवाल पूछते थे उसका ट्रांसलेशन माइंड में करना, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना और उसका जवाब देना कुछ भी आसान नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट आधा बचा हुआ इंटरव्यू रहा। मैंने इंटरव्यू दिया, बाहर निकली, बहुत बुरा फ़ील किया। ऐसे जैसे कि मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है, क्योंकि मैं पहले से बहुत फ़ेल हो चुकी थी। मैं फ़ेल हो चुकी थी 3-4 एग्ज़ाम्स में। एसएससी का रिज़ल्ट तब तक आया नहीं था, सिर्फ मैंने इंटरव्यूज़ दे रखे थे। अब मुद्दा ये था कि इसमें भी फ़ेल हो जाऊँगी, यूपीएससी तो बहुत ही बड़ा है, पॉसिबल होगा या नहीं, कुछ गारंटी नहीं थी। मेरे पिता से मेरी बात होती है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुर्दैवी, दुष्कर दुर्दांत इंटरव्यू था और मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिर रिज़ल्ट आता है, मेरा एसएससी में भी सिलेक्शन होता है, मेरा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम से हाईएस्ट रैंक आती है, 5th रैंक मेरी आई थी उस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। सो बहुत बार बहुत सारी अभ्यर्थी महिलाएं विशेष रूप से और ग्रामीण भागों से आने वाली महिलाएं, हम महिलाओं को एक बड़ी बीमारी है, हम घर से बाहर निकलती हैं तो कभी भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस साथ में लेकर नहीं चलती। हमें हमेशा ये लगता है कि हमें कुछ तो कम है, हम नहीं है लायक इस समाज से भिड़ने के या इस समाज की सारी परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए। कॉन्फिडेंस की जो एक्सेसरी है ना, जो हमें हर समय पहन के चलना चाहिए, उस एक्सेसरी को हम पहन के नहीं चलती। हम अपने आप को कमतर मानती ही हैं। विज़े-वी एक पुरुष अगर एक्चुअली 100 पे होना चाहिए, वो अपने आप को 125 मानकर दुनिया से लड़ने जाता है, और हम अगर हैं 100 पे, हम अपने आप को 75 मानकर दुनिया को फेस कर रही होती है। सो ये एक जो प्रॉब्लम है हम सबके साथ, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मालूम चली उस इंटरव्यू से कि लोग जो है, इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और उम्र के साथ, अपने अनुभव के साथ, ये नहीं देखते कि आपने क्या पहना है, ये नहीं देखते कि आप कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं या फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि एज़ इंसान आप कितने जेन्युइन है, कितने ऑथेंटिक है, कितने ड्रिवन है, और आप सच में कुछ पाना चाहते हैं कि आप सच में किसी गोल की तरफ मोटिवेटेड हैं क्या। सो आरबीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने, और जैसा इंटरव्यू बोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था, मुझे आरबीआई चेन्नई दिया गया। एंड क्योंकि मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में बहुत ख़राब गया था और मैं टॉपर होने के बावजूद इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी, ये मुझे बहुत ही अखरा था। इतना अखरा था कि चेन्नई के 2 सालों में मैंने अपनी इंग्लिश पे, स्पोकन इंग्लिश पे हर दिन, हर रात काम किया। इस हद तक कि जब 2009 में मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूपीएससी की परीक्षा लिखने का निर्णय किया, तब मैंने मीडियम इंग्लिश चुना। अब यही लड़की जिसने सारी ज़िंदगी हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, जो आरबीआई के एग्ज़ाम में इंग्लिश मीडियम लिखने को तैयार नहीं थी, अब पहली बार वो इंग्लिश मीडियम के साथ अपीयर होती है, अपनी प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। मेरा बच्चा 1 महीने का था जब मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था। वो 6 महीने का था जब मेंस लिख रही थी। उसकी बर्थडे के आसपास मेरा इंटरव्यू था, और मेरे बर्थडे के दिन, आज से एग्जैक्टली 2011 में आज ही के दिन मेरा रिजल्ट आया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। अगले साल फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हुआ। अगले साल मैंने फिर एग्ज़ाम लिखा, छोटे से बच्चे को पीछे छोड़ के। शिमला में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। डीजी सर बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें बताया था कि फ्राइडे की क्लासेस के बाद मैं हर वीकेंड अपने बच्चे को मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, और उसकी मैं परमिशन लेकर जाती थी। शिमला से दिल्ली आती थी, आधी रात तक पहुँचती थी, फिर एक बस पकड़ती थी धौला कुआं से, फिर डिडवाना जाती थी। और ये सारी जर्नी भारत में, जो कि स्त्रियों के लिए आज भी सुरक्षित देश नहीं है, भारत में जहाँ स्त्रियों के लिए आज भी सुरक्षित शौचालय होंगे, तब भी रात में तो नहीं होंगे, और मैं जब कर रही थी तब तो नहीं थे। ये 2011 की बात है।
मैं डिडवाना तक जाती थी अपने बेटे को मिलने के लिए, हर वीकेंड उससे मिलती थी, फिर वापस जाती थी और इसके साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और मेरा फाइनली 2012 को 3 मई 2012 को जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है, तो मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। मुझे महाराष्ट्र कैडर मिलता है, जो मेरी सेकंड चॉइस थी। मेरे हस्बैंड भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। आज मैं 2 बेटों की माँ हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, छोटा वाला बेटा 5.5 साल का है। पेंटिंग करती हूँ। पिछले कुछ सालों में मेरे लगभग 10 पेंटिंग शोज़ हो चुके हैं। बचपन से जैसा मुझे लिखने का शौक़ था, मैं चाहती हूँ कि मैं उस शौक़ को भी पूरा करूँ। मैं कविताएँ लिखूँ, मैं कहानियाँ लिखूँ, लिख रही हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ। अब नॉवेल्स भी लिखना चाहती हूँ, अपनी कहानी भी लिखना चाहती हूँ। मेरा जब यूपीएससी में फाइनली सिलेक्शन होता है, फाइनली आईएएस में सिलेक्शन होता है, तो वो सभी लोग जो जब से मैं पढ़ रही थी तब से मेरे माँ बाप पे कभी न कभी ताने मारा करते थे कि ये इन बेटियों को पढ़ा के कलेक्टर एसपी बनाएंगे। निश्चित तौर पर उनका रिएक्शन काफ़ी डिफरेंट था। वो सब लोग जो कहते थे इनकी बेटियों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, भाग जाएगी, उन सब के रिएक्शन बहुत डिफरेंट थे। मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी 2009 बैच में, एंड मेरा 2012 में आईएएस में सिलेक्शन हुआ। रथ पर बिठा के हमारे गांव में स्वागत किया गया मेरा, मेरे हस्बैंड का। मैंने इंटरकास्ट शादी भी की, बिहार के कायस्थ लड़के से शादी की। कुछ भी आसान नहीं था उससे पहले, लेकिन जब आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हो तब वही सारे रिश्तेदार ये कहने के लिए आते हैं, हमें तो पता था निधि विधि कुछ ज़रूर करेगी। एंड वो सब ने बहुत शान और शौकत से गांव में स्वागत हुआ, कॉलेज में स्वागत हुआ। वो सब लोग जो कभी विश्वास नहीं किया करते थे हमारी क्षमताओं पर, हमारे सपनों पर, आज उन्हीं सपनों की ये जो सपनों का जो ताजमहल सबको दिखाई दे रहा था, उसको देखने के लिए आए थे। और बहुत यकीन नहीं होता था कि ये वही लोग हैं, लेकिन जब आप सफलता के मुकाम पर पहुंचते हो, जब भी मतलब ये सबके लिए है कि उगते हुए सूरज को सारी दुनिया प्रणाम करती है, तो सब रिश्तेदार आ गए थे, सब नातेदार आ गए थे, सब मित्र मंडली, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत अच्छा लगता है ये सिलेक्शन होने के बाद। जब मेरी पहली सैलरी, मतलब सैलरी सेंस में जो पहली सैलरी थी, वो सेक्शन ऑफिसर डीजीएसीआर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। दिल्ली में आईटीयू के सामने इसका ऑफिस है। मैंने जब वो मेरे अकाउंट में पैसे आए, सबसे पहले निर्णय लिया कुछ अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी, अपने पापा के लिए शर्ट खरीदा। और ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैं आत्मनिर्भर नहीं थी। मैं पहले भी जब मैं लिखा करती थी तो कुछ ना कुछ प्राइज़ मनी आती रहती थी, डिबेट्स में प्राइज़ मनी आती रहती थी, और उनसे भी मैं हमेशा जो मुझसे बन पड़ता था उतना करती थी। लेकिन जब आपके लिए एक नियमित सोर्स ऑफ इनकम आपके अकाउंट में आने लगता है, तब जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग फीलिंग होती है। आपको पता होता है कि अब आपको जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आपको पता होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे निर्णय, आपको क्या पहनना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या करना है अपने घर के लिए, ये सारे निर्णय आप खुद ले पाते हो। जैसा मैंने अपनी कहानी में बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय खुद लिए थे। 12th में मैथ्स की स्टूडेंट थी, फिर आर्ट्स की स्टूडेंट हो जाती हूँ, फिर मुझे जयपुर जाना है, ये निर्णय मैं खुद लेती हूँ कि मैं एमए इंग्लिश करना चाहती हूँ। वहाँ जाने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम लिखना है, और आरबीआई के इंटरव्यू के लिए दिल्ली तक जाने की भी जो जर्नी है, ये कुछ भी आसान नहीं था। लेकिन हर बार डिफ़िकल्टीज़ में होते हुए भी ये निर्णय लेना कि यस, मैं जॉइन करूँगी। चेन्नई में मेरी पोस्टिंग हुई। आप ज़्यादातर हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ऐसा होता है कि अगर जॉब लग भी जाए और पोस्टिंग किसी फार ऑफ प्लेस में हो जाती है, दूर की जगह पे हो जाती है, दूर दराज के एरिया में हो जाती है, तो माँ बाप या रिश्तेदार मना कर देते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बताती हूँ, मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत 2 साल अगर कहीं निकले हैं, तो वो मेरे आरबीआई चेन्नई में निकले हैं। और चेन्नई, जहाँ की भाषा मुझसे अलग थी, जहाँ का खान-पान अलग था, रहन-सहन अलग था, बट जब आप जाते हो, दुनिया भर में लोग अच्छे हैं। आप अगर अच्छे हैं और आप अपने सही रास्ते पे चलते जा रहे हैं, तो कहीं पर भी इस तरह की बाधाओं को आप पार कर सकते हो। चेन्नई में मैं पोस्टिंग होती है, अगेन मेरे माँ-बाप और सबके लिए आसान निर्णय नहीं था कि इसको चेन्नई भेजना, इतनी दूर। अब तक तो जयपुर ही थी, कम से कम राजस्थान था, लेकिन अब सीधा तमिलनाडु में, भारत के दक्षिणी छोर पर मैं काम करने के लिए गई। ये सारे निर्णय
लेने ज़रूरी है। मैं इस देश की बेटियों से, इस देश की औरतों से, इस देश की माँओं से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी सपना इसलिए ना रोक लें कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए ना सपना पूरा होने से अपने आप को रोक लें कि समाज में प्रतिबंध हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत दूर रहना सेफ है, अनसेफ है। सेफ देश, समाज तब बनेगा जब भारत की औरतें, बेटियां हर उस एरिया को कन्क्वेयर करेंगी जहां आज वो नहीं है, हर उस मुद्दे को कन्क्वेयर करेंगी जिसमें आज वो काम नहीं कर रही है। आज बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो नाइट ड्यूटी पे बहुत सारी जॉब्स है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को वो जॉब्स मिले तब भी लेती नहीं है, बिकॉज रात में काम करना अनसेफ है, बिकॉज दूर दराज के एरिया में काम करना अनसेफ है। इन सब मुद्दों को पार करना आसान भले ही ना हो, लेकिन पार हमें करना पड़ेगा, हमारे अपने लिए नहीं। बिकॉज हम जब ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, जब मैंने भी निर्णय लिया और मैं आज जब IAS बनी, IPS बनी, आज हमारे एरिया में पूरी क्रांति आ चुकी है। मेरे सारे कजिन्स जिनकी मेरे से पहले चाइल्ड मैरिज हुई थी, मुझे जिसके लिए 12वीं के बाद से लगातार बाल विवाह की का संकट जिसके सिर पर खड़ा था, हर बार उस संकट को मैंने कैसे टाला है, किस तरह ब्रेकडाउन के लेवल तक जाके मैं रोती थी, लड़ती थी अपने माता पिता से, मेरे माता पिता कई बार अपने रिश्तेदारों से। ये सब लड़ाइयाँ मुश्किल होगी। हर उस लड़की की जर्नी जो अपने सपने पूरा करना चाहती है, हर उस औरत की यात्रा जो एक मुकाम पाना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर बनाना चाहती है, वो मुश्किल भरी ही होगी और वो आसान होनी भी नहीं चाहिए। अगर जर्नी आसान होगी तो पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय को देखने का और सूर्यास्त को देखने का मज़ा भी नहीं आता है। ज़िंदगी में ये सारी चुनौतियाँ आती रहेंगी। चुनौतियाँ आती है तभी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, बहुत ही ज़्यादा अनुभवपूर्ण होती है। मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ECG के जो डायग्राम में आती है, इसमें जिस तरह ऊपर नीचे ज़िंदगी की रेखा, धड़कन की रेखा चलती रहती है, उसी तरह की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। और अगर औरतें ये मान के चलें कि स्थिरता के बियॉन्ड ज़िंदगी है और स्थिरता के बियॉन्ड मतलब आप बेटी के बियॉन्ड आप हैं, आप माँ बनने के बाद भी करियर के बारे में सोच सकती हैं। जैसे मैंने सोचा, मैं प्रेग्नेंट थी जब मैंने UPSC की तैयारी की। आप पत्नी और माँ होने के साथ साथ अपनी शौक़ पूरा कर सकती हैं, जैसे मैं लिखने का, पेंटिंग का करती हूँ। सब औरतों के लिए मेरा इतना ही मैसेज है कि हम सब की एक नैतिक जवाबदारी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 51C में एक मैंडेट दिया हुआ है हर भारतीय को कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपना एक्सीलेंट वर्जन बनने की। और इसलिए जब आप संघर्ष करती हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, भारत की हर बेटी के लिए संघर्ष करती है, भारत की हर औरत के लिए संघर्ष करती है। प्लीज़ लड़ते रहिए, लड़ते लड़ते अंत में महाभारत अवश्य आप जीतेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है। KSG IAS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम KSG IAS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSG IAS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।